भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। गर्जन। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अरविंद घोष। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। और विपिन चंद्रपाल ने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी की उम्मीदवार के रूप में फिंचबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इन दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। नोट। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास के चिदम्बरम पिल्ले, पूना व मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। नोट। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल एवं उदारवादी नरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1950 तक की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगीं। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी 1869 से 1948 ईस्वी अब्दुल्ला शेख नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। प्रथमनाथ मित्र अध्यक्ष थे, चितरंजन दास एवं अरविंद घोष उपाध्यक्ष थे, सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर वारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस शमफ्रांस्की से बम बनाना सीखा।
वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 ईस्वी में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस, इनका जन्म 1889 में हुआ। ग्राम हबीबपुर। पकड़ने वाले पुलिस थे फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज थे कर्णडफ, सरकारी वकील थे मानुक व विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील थे कालिदास बोस। इनकी फांसी की तारीख थी 11 अगस्त 1908। एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर संयंत्र केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध सशस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध सशस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर संयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को भारत का गजेटियर के पेज 1564 के अनुसार अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैयालाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। वारिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोग को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पौंडीचेरी में अपना आश्रम ऑरेविले स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दी गई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा और दैनिक पत्र केसरी नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। नोट: वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड एवं एशर्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अरविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र विपिन चंद्र पाल ने निकाला। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खान को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में की मार्लो मिंटो सुधार में मान लिया गया।
मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। विकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कानहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों में मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को राज बिहारी बोस ने दिल्ली में वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बालमुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। अरुणडेल कमेटी। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुणडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाल हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में ने किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बप्तिस्ता तथा सचिव NC केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा अंग्रेजी में तथा केसरी मराठी में के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुणडेल की लीग को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर शप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया था। नोट: गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध क्रम के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तौली और कुश्ती कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बिघा यानी 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नोट: गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा: 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। यह 4 बात कौन कौन थे?
ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषाकाल कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। नोट: 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और शैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने शर की उपाधि वापस लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमन लाल सीतलवाड़ा, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पेशकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। चलिए चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी है। इनका जन्म स्थान है भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान में जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। इनका जन्म तिथि है 23 जुलाई 1906। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। इनकी माता का नाम था जगरानी देवी। इनका शहीद स्थल है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। इनके शहीद होने की तिथि है 27 फरवरी 1931। इनसे संबंधित संगठन है नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सराहनपुर के लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खान ने
दिगंबर 1927 में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाकुल्ला खान पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रिपोर्ट से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। नोट: भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता था। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में M.N. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 तक को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और वेशंटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज समाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव NG रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका को पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांस्कृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। नोट: अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितार मैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। द गजेटियर ऑफ इंडिया पेज 576 और 77, इतिहास की दुनिया वर्ग 10 पेज 11 में समर्थकों की संख्या 78 एवं दूरी 240 किलोमीटर दी गई है। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई गई। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी।
गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। नोट: पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव: ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत का डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्रता होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिय में चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर की गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खान महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खान महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल में छोड़ा गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और BM खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की जीतू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की YV चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम कर्मशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। नोट: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरुदयाल डिलन एवं मेजर शहानवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वाइसराय ने इनकी सजा माफ कर दी।
आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आशफ अली, तेज बहादुर शपरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। शाही नौसेना का विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज ने नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड था। नोट: नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे एवं एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इन योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे।
19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता राम। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कौन कौन सी हैं देखेंगे। प्रमुख युद्ध, वर्ष और उनके परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। बाबर ने अफगानों को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। इसमें अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। पलाशी का युद्ध 1757 में हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। पलाशी का युद्ध 1757 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई। बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ। फ्रांसीसियों की पराजय हुई इस युद्ध में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में निजाम की पराजय हुई। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ। इस युद्ध में निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ। नोट: प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1539 से 45 में हुआ। प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक तथा राजधानी देखेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसकी राजधानी राजगृह थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इसकी राजधानी वैशाली थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख थे और राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख थे और राजधानी प्रतिष्ठान थी।
कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कडफिसेस थे, इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। हूण वंश के संस्थापक तोड़मान थे और राजधानी श्यालकोट थी। हूण वंश के संस्थापक तोड़मान थे, इसकी राजधानी श्यालकोट थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे, राजधानी थी थानेश्वर और कन्नौज। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन थे, इसकी राजधानी मदुरई थी। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन थे, इसकी राजधानी मदुरई थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसकी राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ थे, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, इसकी राजधानी मान्यखेट थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, इसकी राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय थे, इसकी राजधानी मान्यखेट या कल्याण थी। चालुक्य कल्याणी के संस्थापक तैलप द्वितीय थे, इसकी राजधानी मान्यखेट कल्याण थी। चालुक्य बादामी राजवंश के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे, इसकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश बादामी के संस्थापक जयसिंह प्रथम थे, इसकी राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इसकी राजधानी बेंगी थी। चालुक्य बेंगी राजवंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इसकी राजधानी बेंगी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, राजधानी थी द्वार समुद्र। यादव वंश के संस्थापक विल्लभ पंचम थे, इसकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश के संस्थापक विल्लभ पंचम थे, इसकी राजधानी देवगिरी थी। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे, इसकी राजधानी वनवासी थी। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे, इसकी राजधानी वनवासी थी। काकतीय वंश के संस्थापक वीटा प्रथम थे, इसकी राजधानी अमकोंड थी। काकतीय वंश के संस्थापक वीटा प्रथम थे, इसकी राजधानी अमकोंड थी। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, इसकी राजधानी कुवलाल व तलकाट थी। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, इसकी राजधानी कुवलाल व तलकाट थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इसकी राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इसकी राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, इसकी राजधानी लखनौती थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और राजधानी लखनौती थी। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। वर्मन वंश कामरूप के संस्थापक पुष्यवर्मन थे और राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। वर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन थे और राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थे। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, राजधानी थी कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, राजधानी थी कन्नौज। गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी थी कन्नौज। गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी थी कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी थी अजमेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी थी अजमेर। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे, राजधानी थी धारा नगरी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे और उसकी राजधानी थी धारा नगरी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, इसकी राजधानी थी खजुराहो और महोबा। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, राजधानी थी खजुराहो और महोबा। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे, इसकी राजधानी थी आन्हिलवाड़। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे, इसकी राजधानी थी अन्हिलवाड़। कलचूड़ी वंश के संस्थापक कोक्कल थे, इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचूड़ी वंश के संस्थापक कोक्कल थे, इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, राजधानी थी दिल्ली। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, राजधानी थी दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, राजधानी थी दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इसकी राजधानी दिल्ली थी। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे, इसकी राजधानी थी दिल्ली। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे, इसकी राजधानी थी दिल्ली। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे, इसकी राजधानी थी दिल्ली। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे, इसकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इसकी राजधानी थी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे और राजधानी थी दिल्ली। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे और राजधानी थी विजयनगर। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे और राजधानी थी विजयनगर। शालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे और राजधानी थी विजयनगर। शालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे और राजधानी थी विजयनगर। तुलुप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और राजधानी थी विजयनगर। तुलुप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और राजधानी थी विजयनगर। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे और राजधानी थी पेनुकोंडा। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे और राजधानी थी पेनुकोंडा। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे और राजधानी थी गुलबर्गा बीदर। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे और राजधानी थी गुलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे, राजधानी थी बीजापुर। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे, राजधानी थी बीजापुर। निजाम शाही के संस्थापक मलिक अहमद थे, राजधानी थी अहमदनगर। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद थे और राजधानी थी अहमदनगर। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह थे, इसकी राजधानी थी बड़ार। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह थे, इसकी राजधानी थी बड़ार।
कुतुबशाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। इसकी राजधानी थी गोलकुंडा। कुतुबशाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे, राजधानी थी गोलकुंडा। बीदर शाही के संस्थापक अमीर अली बीदर थे, राजधानी थी बीदर। बीदर शाही के संस्थापक अमीर अली बीदर थे और राजधानी थी बीदर। शकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर थे, इसकी राजधानी थी जैनपुर। शकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर थे, राजधानी थी जैनपुर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और राजधानी थी दिल्ली आगरा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, राजधानी थी दिल्ली आगरा। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे और इसकी राजधानी थी रायगढ़। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे और राजधानी थी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे निजाम उल मुल्क और इसकी राजधानी थी हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे और इसकी राजधानी थी हैदराबाद। सामाजिक सुधार अधिनियम। अधिनियम, गवर्नर जनरल, वर्ष और विषय। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम 1798 से 1805 तक हुआ। गवर्नर जनरल थे जॉन सोर वेलेस्ली। विषय था शिशु हत्या पर प्रतिबंध। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम हुआ 1798 से 1805 तक। गवर्नर जनरल थे जॉन सोर वेलेस्ली। इस अधिनियम का विषय था शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में हुआ। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम वेटिंग। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में हुआ। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम वेटिंग। इस अधिनियम में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम 1843 में हुआ। गवर्नर जनरल थे एलन ब्रो। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम 1843 में हुआ। गवर्नर जनरल थे एलन ब्रो। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। विधवा विवाह की अनुमति दी गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम में विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में हुआ। नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल थे। इसमें अंतरजातीय विवाह हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में हुआ। गवर्नर जनरल थे नॉर्थ ब्रुक और इसका विषय था अंतरजातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ। गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन। विषय था लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ। गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन।